28 अप्रैल 1988 अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के लिए तैयार खड़ी थी। जहाज में 89 मुसाफिर मौजूद थे जिनकी मंजिल होनोलुलु थी। मौसम और हालात साजगार थे, लेकिन टेक ऑफ के चंद मिनट के बाद जहाज जब 24,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा, एक जोरदार धमाका हुआ और अचानक दौरान परवाज उस जहाज की छत उड़ गई। जी हाँ दोस्तों, जहाज की छत उड़ गई। उसके बाद उस जहाज और उसके मुसाफिरों का अंजाम क्या हुआ? क्या तमाम मुसाफिर हवा के बहाव के साथ उड़ गए? और उस प्रोफेशनल फ्लाइट अटेंडेंट की कहानी क्या है जो इस मुसीबत के दौरान सीटों के दरमियान गिरे होने के बावजूद मुसाफिरों को हौसला देने की कोशिश करती रही थी? लेकिन सबसे अहम सवाल, इस जहाज की छत उड़ी कैसे? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इरफान जतोई। इरफेक्ट में खुश आमदीद। दोस्तों, एविएशन इंडस्ट्री दिलचस्प और अजीब हादसात और वाकयात से भरी हुई है, लेकिन जिस हादसे का जिक्र हम आज करने जा रहे हैं वो अपनी नौयत में अजीब तरीन और खौफनाक है। ये बात है अप्रैल 1988 की, जब अलोहा एयरलाइन की फ्लाइट 243 हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ी थी। इस फ्लाइट में बोइंग 737 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होने जा रही थी, जो फ्लाइट से पहले होने वाले तमाम हिफाजती चेक्स पास कर चुकी थी। इस जहाज को दो मुख्तलिफ इंजीनियर्स ने चेक करने के बाद फ्लाइट के लिए परफेक्ट करार दिया था। इस जहाज पर 89 मुसाफिर और 6 अफराद पर मुश्तमिल जहाज का अमला, जिनमें 4 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 कप्तान, कैप्टन रॉबर्ट स्कॉर्न और फर्स्ट ऑफिसर मेडलाइन टॉम्पकिंस सवार थे। जहाज के ये 2 कैप्टन क्रू मेंबर इस मॉडल के जहाज पर 10,000 घंटों से ज्यादा फ्लाइट एक्सपीरियंस कर चुके थे। इस जहाज की उम्र 19 साल थी और इसकी उम्र एक्सपायर होने में अभी मजीद 10 साल बाकी थे। दोस्तों, इस जहाज की मंजिल होनोलुलु थी और इस परवाज से पहले ये जहाज कामयाबी के साथ 3 परवाजें कर चुका था, जो कि होनोलुलु से हीलो, मावी और कवाई थी। डिपार्चर से पहले होने वाली इंस्पेक्शन और चेकअप्स के दौरान इस जहाज में कोई खराबी सामने नहीं आई थी और कुछ अर्सा कबल होने वाले बोइंग सर्विस बुलेटिन और एयरवर्थीनेस डायरेक्टिव चेकअप्स के दौरान 2 इंजीनियर्स ने इस जहाज को फ्लाइट्स के लिए मुकम्मल तौर पर परफेक्ट करार दिया था। फाइल रिकॉर्ड के मुताबिक ये जहाज किसी भी किस्म की फ्लाइट के लिए टॉप कंडीशन और रेडी टू गो डिक्लेयर किया गया था। फ्लाइट से पहले किए जाने वाले प्री फ्लाइट टेस्ट जब क्लियर हो गए तो इस जहाज ने टेक ऑफ किया और रनवे पर दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद जहाज ने रनवे छोड़ दिया और आसमान की वस्तु में उठता चला गया। सब कुछ नॉर्मल और मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन चंद मिनट बाद जब जहाज 24,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा तो पायलट्स ने महसूस किया कि बिना किसी अलार्म या वार्निंग के अचानक एक जोरदार धमाका की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही जहाज हचकोले खाने लगा और तेज हवा के जखड़ चलने की आवाज आने लगी। पायलट्स ने जब मुड़कर पीछे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि फर्स्ट क्लास कैबिन की छत और पायलट्स और कैबिन के दरमियान वाला दरवाजा गायब हो चुके थे और ऊपर नीला आसमान वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। मुसाफिर चीख चिल्ला रहे थे और हवा के जोरदार थपेड़ों से उनकी हालत गैर हो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस धमाके के बाद जहाज की छत ही गायब हो चुकी थी और मुसाफिर जो सीट बेल्ट बंधा होने की वजह से अपनी सीटों से बंधे हुए थे वो तेज हवा के बहाव में बुरी तरह फड़फड़ा रहे थे। जहाज इस वक्त 3,000 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था, जिससे आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि इन मुसाफिरों को 3,000 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा के थपेड़े लग रहे थे, जिससे कई मुसाफिर तो मौका पर ही बेहोश हो चुके थे और कई के चेहरे फट गए। हर तरफ चीखो पुकार और खौफ का समा था। मुसाफिरों के चेहरों से परेशानी और खौफ वाज़े तौर पर झलक रहा था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक और अपनी नौयत के अजीब तरीन हादसे का शिकार हो चुके थे। दोस्तों, मसला सिर्फ हवा का ही नहीं था, बल्कि जैसा कि आप जानते भी होंगे कि पैसेंजर कैबिन के अंदर एक कंट्रोल्ड माहौल होता है जिसमें ऑक्सीजन और टेम्परेचर को मुतवाजन रखा जाता है। इसके अलावा अगर ये सिस्टम किसी खराबी का शिकार हो भी जाए तब भी छत के अंदर ऑक्सीजन मास्क इंस्टॉल होते हैं जो मुसाफिरों को हंगामी सूरत हाल में ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाते हैं। लेकिन क्योंकि इस हादसा में जहाज की छत ही उड़ गई थी, इसलिए कैबिन का कंट्रोल्ड सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका था। ना ही मुसाफिर
मुसाफिरों को ऑक्सीजन मिल रही थी और ना ही मुनासिब टेम्परेचर। मजीद बरां छत उड़ जाने के बाद ऑक्सीजन मास्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क छत के अंदर ही इंस्टॉल होते हैं। इस बात से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त उन मुसाफिरों पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि 24,000 फुट की बुलंदी पर ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है और ठंड ऐसी कि रगों में बहता खून जमा दे। ऊपर से 3,000 मील फी घंटा की रफ्तार से पड़ने वाले हवा के थपेड़ों का तो आप पूछें ही ना। दोस्तों, पायलट्स ने जब ये सूरत हाल देखी तो वो भी बुरी तरह घबरा गए। ताहम उनका कैबन काफी हद तक महफूज था, इसलिए उन्होंने अपने कैबन की छत से ऑक्सीजन मास्क उतार कर लगा लिए और मुसाफिरों और जहाज को इस मुसीबत से निकालने के लिए तगोदौग करने लगे। जहाज बुरी तरह लड़खड़ा रहा था, कभी लेफ्ट तो कभी राइट, जिससे पायलट्स को जहाज कंट्रोल करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मजीद बरा उनका ना तो नीचे राब्ता हो रहा था और ना ही कैबन में मौजूद कैबन क्रू के साथ उनकी कोई बात हो पा रही थी। सोने पे सुहागा ये कि वो हवा के शोर की वजह से आपस में भी बात करने से मुकम्मल तौर पर कासिर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने आपस में इशारों की मदद से बात करके इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला किया। दोस्तों, छत में पड़ने वाला ये गैप 18 फुट लंबा था। खुशकिस्मती से मुसाफिर तो सीट बेल्ट के साथ बंधे हुए थे, लेकिन उस वक्त कैबन क्रू के कुछ एहलकार यानी जहाज का अमला जहाज में बगैर सीट बेल्ट के खड़े होकर अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था और इस हादसे के बाद उन्होंने जो चीज हाथ में आई उसको पकड़ लिया और खुद को हवा के साथ उड़ जाने से बचाने की तगोदौ में लग गए। लेकिन बदकिस्मती से उस फ्लाइट की नंबर 1 अटेंडेंट क्लेरा बेले लांसिंग कोई चीज ना थाम सकी और हवा के बहाव के साथ उड़कर उस सुराख से बाहर चली गई। लेकिन दोस्तों, नंबर 2 एयर होस्टेस की कहानी बहुत दिलचस्प और मुतासिर कुन है। वो यूं कि नंबर 2 एयर होस्टेस मिशेल हुंडा जहाज की छत उड़ जाने के बाद गिर कर जहाज के ग्राउंड पर गिर गई और खुद को संभालने के बाद वो सीधी हुई और मुसाफिरों को हौसला देने की कोशिश करने लगी और उनको पुरसुकून रहने का कहा और यकीन दिलाने की कोशिश की कि सिचुएशन कंट्रोल में है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताहम उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि मुसाफिर ना ही उसकी बात सुन पा रहे थे और ना ही उस पर यकीन करने की पोजीशन में थे, क्योंकि हवा के शोर और मुसाफिरों की चीखों का एक कोहराम बर्पा हो चुका था। दूसरी तरफ जहाज अब पायलट्स के कंट्रोल से बाहर जाने लगा था, क्योंकि जहाज मुसलसल हचकोले खा रहा था और पायलट्स इसको कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम महसूस कर रहे थे। पायलट्स ने ट्रांसपोंडर पर आगाह करने की कोशिश की कि वो करीबी शहर मावी में इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं, लेकिन कॉकपिट में हवा का इतना ज्यादा शोर था कि उनकी कोई ट्रांसमिशन ना सुनी जा सकी। ताहम काफी देर तक कोशिशें करने के बाद वो अपना मैसेज डिलीवर करने में कामयाब हो गए और नीचे इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां स्टार्ट कर दी गईं। मजीद बरां पायलट्स ने इशारों में बात करने के बाद फैसला किया कि उनको जल्द अज जल्द जहाज को नीचे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इस बुलंदी पर जहाज किसी भी वक्त 2 टुकड़ों में बट सकता था, आग पकड़ सकता था और नुकसान का अंदेशा भी ज्यादा था। इसलिए पायलट्स ने बिना कोई वक्त जाया किए जहाज का रुख जमीन की तरफ मोड़ दिया और जहाज की स्पीड 41,000 फुट फी मिनट तक बढ़ा दी गई। दोस्तों, लैंडिंग के वक्त आइडियल स्पीड 3,000 फुट फी मिनट तक होती है ताकि जहाज कंट्रोल में रहे, लेकिन वाज़ेह रहे कि इस वक्त जहाज ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल था। इसके बावजूद जहाज की स्पीड 41,000 फुट फी मिनट तक बढ़ा दी गई, क्योंकि पायलट्स जल्द अज जल्द नीचे जाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ इस बुलंदी पर जहाज किसी भी वक्त 2 टुकड़ों में कट सकता था और इस बुलंदी पर बहुत ज्यादा जानी नुकसान का खदशा था। दोस्तों, जहाज इस वक्त 24,000 फुट की बुलंदी से बतदरीज 14,000 फुट की बुलंदी पर आ चुका था और पायलट्स ने जहाज को स्पीड लिमिट्स के मुताबिक स्लो करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मुसाफिरों में से ज्यादातर बेहोश हो चुके थे, कई के चेहरे हवा के थपेड़ों के बायस फट चुके थे और कई ऑक्सीजन की कमी का शिकार होकर सफोकेट होना शुरू हो गए थे। लेकिन जहाज जब 10,000 फुट की बुलंदी पर आया तो मुसाफिर कम अज कम सांस लेने के काबिल हो गए थे, क्योंकि इस बुलंदी पर ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मौजूद थी। 10,000 फुट की बुलंदी पर मावी एयरपोर्ट से राब्ता करके इमरजेंसी लैंडिंग का परमिशन मांगा गया और परमिशन मिलने
کے بعد جہاز کو رن وے کی طرف موڑ دیا گیا اور جہاز کو 195 میل فی گھنٹہ کی رفتار تک سلو کر دیا گیا۔ دوستو جہاز کو محفوظ طریقے سے لینڈ کرنے کے لیے 150 میل فی گھنٹہ کی رفتار ضروری ہوتی ہے، لیکن جہاز اس وقت 195 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے مزید سلو نہیں ہو پا رہا تھا۔ جہاز لینڈ کرنے سے پہلے لینڈنگ گیئرز یعنی جہاز کے ٹائروں کو نیچے کیا جاتا ہے، لیکن جہاز کے ٹائروں کو نیچا کرنے کے لیے جب لیور گھمایا گیا تو سکرین پر ایک لائٹ تو گرین ہو گئی مگر ایک ابھی تک ریڈ تھی، جس کا مطلب تھا کہ جہاز کے پیچھے والے ٹائر تو باہر آ گئے مگر نوز گیئر یعنی اگلے ٹائر ابھی تک باہر نہیں آئے تھے۔ پائلٹس نے بار بار ٹائرز کو باہر نکالنے کی کوشش کی لیکن سکرین پر مسلسل ایک لائٹ ہی جل رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگلے ٹائرز ابھی تک باہر نہیں آئے۔ دوستو ان ٹائرز کو پائلٹس کے پاس موجود ایک ویو سے دیکھا بھی جا سکتا ہے مگر بدقسمتی سے وہ ویو بھی اس وقت بلاک ہو چکا تھا اور پائلٹس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ٹائرز باہر آئے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ ایک خطرناک بات تھی کیونکہ اگلے ٹائرز کے بنا کریش لینڈنگ کو اوائڈ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جہاز کا اگلا حصہ زمین سے ٹکرانے والا ہے۔ تاہم جب پائلٹس نے بار بار کوشش کے بعد بھی سکرین پر صرف ایک لائٹ کو ہی گرین پایا تو انہوں نے مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق کریش لینڈنگ کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا اور ان کو یقین تھا کہ جہاز کا اگلا حصہ زمین سے ٹکرانے والا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے جہاز کو زمین سے ٹچ کر دیا اور جہاز کامیابی سے لینڈ بھی کر گیا۔ جی ہاں دوست، کیونکہ خوش قسمتی سے اس حادثے کے بعد وہ انڈیکیٹر لائٹس خراب ہو چکی تھی۔ حقیقت میں لیور گھمانے کے بعد جہاز کے اگلے ٹائرز باہر آ چکے تھے۔ دوستو دھماکہ ہونے کے 31 منٹ کے بعد جہاز نے زمین کو ٹچ کیا تھا اور کامیابی سے لینڈ بھی کر گیا تھا۔ نیچے موجود ایمرجنسی سروس کے عملے نے جب جہاز کو دیکھا تو ان کے منہ جہاز کو دیکھ کر کھلے کے کھلے رہ گئے کیونکہ جہاز کی چھت غائب، تاہم انہوں نے مسافروں کو ریسکیو کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ دوستو جہاز کے 89 مسافروں میں سے 65 بری طرح زخمی ہو چکے تھے جبکہ 8 کی حالت انتہائی سیریس یعنی تشویشناک تھی، جبکہ ایک کرو ممبر اس حادثے میں ہوا کے بہاؤ کے ساتھ اڑ گئی تھی جو اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں ملی۔ جہاز کی حالت ایسی تھی کہ وہ دوبارہ ریپیئر کرنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ حیران کن طور پر اس جہاز کے تمام مسافر زندہ بچ گئے تھے اور اس حادثے کے بعد جب انویسٹیگیشن سٹارٹ کی گئی تو پہلے تو حادثے کی وجہ سمجھ نہ آئی، لیکن جب مسافروں سے بات کی گئی تو ان میں سے ایک خاتون نے بتایا کہ جب وہ جہاز پر سوار ہو رہی تھی تو اس نے فیوزلاج میں ایک کریک دیکھا تھا جسے اس نے نارمل سمجھا تھا کہ شاید عملہ اس کے بارے جانتا ہوگا، اس لیے جب اس مسافر کی بتائی ہوئی جگہ کو دیکھا گیا تو انکشاف ہوا کہ اس کیبن کے جوائنٹس میں ایک کریک تھا اور اس کریک پر ہوا کا پریشر پڑنے سے وہ بڑا ہو گیا اور جب جہاز میں ہوا بھر گئی تو ہوا کے اس پریشر سے چھت اڑ گئی۔ جی ہاں دوستو، جہاز کا کیبن چھوٹی چھوٹی شیٹس کو ملا کر بنایا جاتا ہے اور جہاں 2 شیٹس ملتی ہیں وہاں جوائنٹس بن جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس جہاز کی ایک شیٹ تھوڑی سی اکھڑ جانے سے ایک کریک پڑ گیا جو اس حادثے کی وجہ بن گیا۔ لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ جب 2 انسپیکٹرز نے اس جہاز کو چیک کرنے کے بعد فلائٹ کے لیے اوکے قرار دیا تھا تو تب یہ کریک ان کی نظروں میں کیوں نہیں آیا؟ تو دوستو اس کی وجہ یہ سامنے آئی کہ فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے انسپیکشن کاسٹ بچانے کے لیے صرف فیوزلاج کی انسپیکشن کرائی تھی، وہ بھی فیوزلاج کے صرف 2 جوائنٹس کی، جبکہ ایئر کرافٹ کے دیگر جوائنٹس کی انسپیکشن نہیں کرائی گئی تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ ایئر کرافٹ گزشتہ 4 سال سے بدترین سالٹی انوائرنمنٹ میں 35,496 گھنٹے پرواز کر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود الوہا ایئر لائنز نے اس کی کمپلیٹ انسپیکشن کو ضروری نہیں سمجھا تھا۔ لیکن اس حادثے کے بعد انسپیکشن کے سٹینڈرڈز کو دنیا بھر میں بہتر کیا گیا اور تمام جوائنٹس کی انسپیکشن کو ضروری قرار دیا گیا۔ دوستو بعد میں اس جہاز کے کرو کو بطور ہیروز ایکنالج کر کے مختلف ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایرفیکٹ کی کسی نئی ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔